साथियों, ये वीडियो हम सिंगू बॉर्डर का आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो मैंने 27 तारीख को शूट किया था। 26 तारीख को जब सारी गड़बड़ हो गई थी और 27 तारीख को बड़ी संख्या में थोड़ा सा लोगों के बीच में कन्फ्यूजन था। उस कन्फ्यूजन के समय में मैंने ये वीडियो शूट किया था सिंगू बॉर्डर का। हम यहाँ एक मीटिंग में आए थे, उस मीटिंग के समय मैंने किया था और ये वो समय था जब सरकार ये कह रही थी कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ से चले गए हैं, सारे बॉर्डर खाली हो गए हैं, किसान यहाँ से चले गए हैं। इस तरीके की खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो टेलीविज़न पे दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि आज यहाँ पे हूँ तो हम यहाँ पे आपकी जो सिंगू बॉर्डर में जो लोग बैठे हुए हैं उनका एक वीडियो बना के आपको डालूँ। मगर आज मैं जो इसमें आपके सामने जब इसका मैंने वीडियो फाइनल बनाने का कोशिश किया तो आज का जो समय था और उस दिन का जो समय था उसमें बहुत परिवर्तन हो गया। आज बड़ी संख्या में जो मैंने वीडियो शूट किया है, दोबारा शूट कर नहीं पाया मैं, मगर इस समय इस वीडियो में जो संख्या उससे बहुत ज़्यादा संख्या हो गई। बहुत बड़ी संख्या में किसान जो है वापस आए हैं यहाँ पर। कुछ किसान गए थे जो रैली में आए थे, रैली जैसे ही ख़त्म हुई है, रैली 26 की रैली ख़त्म हुई थी, वापस चले गए थे। उसके बाद से फिर जो है दोबारा लोग वापस लौट करके आए हैं। दूसरी चीज़ ये कि समझना है साथियों कि ये जो आंदोलन है, किसानों का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को जिस तरीके से बदनाम करने का जो साजिश बीजेपी ने रखा, बीजेपी और आरएसएस के जो गुंडे हैं, गुंडों के माध्यम से ये कोशिश की कि कैसे भी करके हम इसको बदनाम करके, इस आंदोलन को ख़त्म करके, इसके ऊपर पुलिस का दमन करके और हम इस आंदोलन को तोड़ देंगे। तो ये इसके ध्यान में रखते हुए इस प्रशासन ने पूरी तरीके से प्लान किया था और उसी प्लान के मुताबिक सारी चीज़ें हुई, जिसके बारे में मैं अब बताना विस्तार में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग पहले से सारी टेलीविज़न पे खबर देख चुके हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया आज तक कि जो 26 तारीख की पूरी साजिश है, वो साजिश जो सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, इस सरकार ने, पुलिस ने, सब लोगों ने मिल के रची थी, जिसके बहुत सारे सबूत हमारे सामने आ चुके हैं। तो इस साजिश के बाद से जो माहौल था, वो माहौल इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन ये कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोग चले गए हैं, पूरा खाली हो गया है कैंप। दूसरा साथियों, मैं निवेदन करूंगा, आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आप इस वीडियो को, सिंगू बॉर्डर का जो वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। मैं चैनल के लिए शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपसे, ये किसानों का जो आंदोलन है, जो दोबारा उठ खड़ा है आज, इस दोबारा उठ खड़े आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए यदि आप इस वीडियो को, इस जानकारी को जो एकदम से जो मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा जो गलत फैलाया गया तथ्य है, उसको अगर इसको आप दिखा सकते हो तो आप ये समझ पाएंगे कि ये बहुत बड़ा काम होगा। ये जो मैंने इसमें शूट किया ये पूरा वीडियो नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ, कुछ ही जगह का वीडियो है। एक जगह से हम गए, एक जगह से वापस आए। मैंने जो जहाँ स्टेज है उस तरफ पैदल गया था, जो पैदल से लौटते समय आके मैंने पहले वीडियो शूट किया। उसके बाद से फिर एक गाड़ी में बैठ कर के थोड़ा सा कुछ आगे तक, कुछ किलोमीटर आगे तक जा कर के उसको शूट किया। मगर हमने भी पूरा जो किसानों का जो आंदोलन है, जहाँ तक लंबा है, वो हमने नहीं कवर कर पाए। मगर जितना भी कवर किया है, इसमें भी बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ी संख्या है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ये तो एक छोटा सा हिस्सा है, इससे भी दुगने तिगने किसान और किसानों के ट्रैक्टर यहाँ सिंगू बॉर्डर पे हैं। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसकेएम की संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई थी, उस दिन मैं था और उस बैठक को मैंने कवर भी किया। उसका वीडियो मेरे चैनल पर भी है, आप सुन सकते हैं उसको। ये 27 तारीख की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक थी, जिसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से 26 तारीख को जो भी गड़बड़ हुई थी उसके बारे में किसान मोर्चा ने हमको, पूरे देश की जनता को बता दिया था। अब साथियों, स्थिति आगे बढ़ती हुई जब 28 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ, 28 तारीख का इंसिडेंट जब गाजीपुर में हुआ, उस दिन मैं पूरे टाइम गाजीपुर में था। जब ये जिस तरीके से पुलिस का जो प्रेशर था, उस पूरा प्रेशर में सुबह लगभग 11 बजे करीब के आसपास गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गया था और रात को 8 बजे तक गाजीपुर बॉर्डर पर रहा। मेरे आंखों के सामने सारा पुलिस का प्रक्रिया हुआ। उसके संबंध में भी मैंने वीडियो डाले हैं, आप चाहें तो उनको सुन सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से सरकार का ये टारगेट था कि कैसे भी करके हमने, जिस तरीके से पलवल बॉर्डर था, बहुत छोटा था, और एकदम से वहाँ थोड़ा सा विवाद हुआ और एकदम से लोग वहाँ से चले गए। संख्या कम थी तो पुलिस ने जाके ताकत से उसको हटा दिया
हटाने के बाद से पुलिस ने टारगेट किया कि अभी अच्छा वातावरण है, देश में नकारात्मक वातावरण बना हुआ है, देश गुस्से में है क्योंकि लाल किले पर झंडा फहरा दिया है किसानों ने, और इस आंदोलन को खालिस्तानी घोषित करने के लिए ये जो है पूरा षड्यंत्र रचा गया था। तो उसके बाद से जो सिचुएशन बनी साथियों, उस सिचुएशन के बाद से सरकार ने दमन का रास्ता तय किया, और उस दिन गाजीपुर बॉर्डर में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था कि जिसका हदो हिसाब नहीं। और ये सच था कि उस दिन बड़ी संख्या में लोग वापस गए थे। एक तो वहाँ कारण गाजीपुर बॉर्डर में था कि 26 तारीख का जो आंदोलन था उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जो किसान की एक लड़का था ITO पर जिसकी मौत हुई थी, वो एक्चुअल गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ा हुआ था। तो उसके साथ के बड़ी संख्या में जो लोग थे वो उसकी डेड बॉडी के साथ वापस चले गए थे। उसके साथ में जो किसानों का जो किसान खाली रैली के लिए आए थे ट्रैक्टर लेकर के परेड के लिए, वो भी किसान वापस हो गए थे। और पुलिस का जो दमन था, पुलिस की जो बड़ी संख्या में जो डिप्लॉय किया हुआ था, उससे पुलिस ने डर पैदा किया। पहले पानी काटा, फिर बिजली काटी, फिर वहाँ के सारे जो संसाधन हैं उनको काटना शुरू किया। तो पुलिस का जो भय के कारण से भी कुछ संख्या वहाँ कम हुई थी, ये बात सच है। मगर साथियों, जितनी संख्या थी लगभग 2-2.5 हज़ार लोग थे, उसके बाद भी 2-2.5 हज़ार लोग थे कैंप के अंदर। तो वो सारे लोग मिल कर के खड़े होकर के उस कैंप में ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके मामला स्टेबल हो जाए और हम सबको वापस करें। पुलिस ने दोपहर के 3 बजे के आसपास भी एक बार ये लगा कि ये पुलिस जो है लाठी चार्ज करने वाली है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करके ज़बरदस्ती हटाने वाले हैं। और मैंने स्ट्रीम मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, एक्चुअल उनको पहले से खबर मिल जाती है, वो सारे यही रिपोर्टिंग कर रहे थे कि कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि आज ये किसी भी हालत में यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर का जो ये सेंटर है वो जो है यहाँ से हटेगा। तो ये जैसे ही ये तय कर दिया था, उससे ये पता चला कि अरे अगर ये सेंटर हटा दिया उन्होंने तो बाकी के सेंटर हटाने का रास्ता क्लियर हो जाता। तो ये साथियों जो सिचुएशन बनाई उसलिए उनका टारगेट ये था कि कैसे भी करके सेंटर हमको यहाँ से हटाना है। मगर साथियों, किसानों का जो मीटिंग हुआ उसमें जानकारी हुई थी कि गाजीपुर बॉर्डर के जितने भी किसान थे, जिसमें राकेश टिकैत भी थे, उस मीटिंग में हम थे वहाँ पर। उन्होंने तय किया था कि कैसे भी करके हम टकराव नहीं करना है पुलिस से, क्योंकि 26 जनवरी को जो टकराव हुआ उससे बहुत सारा गलत मैसेज चला गया, हम गिरफ्तारी देंगे। वो सारे किसान नेताओं ने, लीडरशिप ने तय किया था कि हम वो गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने प्रशासन को भी बोल दिया था। फिर मीडिया में खबर चलने लगी थी कि राकेश टिकैत गिरफ्तारी देने वाले हैं, सारे राकेश टिकैत के साथ में जो भी किसान नेता थे। एक समय के बाद वहाँ से क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वहाँ से बीजेपी का 2 विधायक बहुत सारी बसों में कुछ लड़कों को लेके आए। जैसे वो एक्टिविटी शुरू हुई तो खबर आना तो शुरू हो गई थी कि इस तरीके की कुछ हरकत हो रही है, और ये इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके बढ़ती गई। और जब वो मंच पर पहुँचे सारे नेता, मंच पर पहुँचने के बाद जैसे ही वहाँ पुलिस आई, ADM आया, बहुत सारे पुलिस बल आया, और उस पुलिस बल ने वहाँ पे स्टेज को पे बुलाया। राकेश टिकैत ने उनको स्टेज पे बुलाया। स्टेज पे ही थे तब नीचे जो है जो बीजेपी का जो विधायकों का गुंडा था, उन्होंने जो है वहाँ से लाठीचार्ज करना या मारना लोगों को शुरू किया। जैसे ये पता चला तो एकदम से माहौल बदला। सारे किसान नेताओं ने तय किया कि कैसे भी तरीके से इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब की ये जानकारी मिली थी मंच से। बाद में हमें जानकारी मिली कि जो राकेश टिकैत जी ने बोला, उसके पहले ही लीडरशिप ने तय कर लिया था कि हम अरेस्टिंग नहीं करेंगे। मगर जैसे ही ये बात पता चली वहाँ पे मंच पे, और इनका तैयारी ये था कि हम जो है पहले इनको गिरफ्तार करेंगे नेताओं को, उसके बाद से जो इनके जो लोग हैं उनको हटाएंगे यहाँ से, और जो नहीं हटेंगे उसको पुलिस से लाठीचार्ज करेंगे। एक चीज़ और समझना है साथियों, जो बीजेपी का, RSS का और दिल्ली पुलिस का जो एक साठ-गांठ है काफ़ी समय से, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे वो जामिया का आंदोलन हो, चाहे वो JNU का आंदोलन हो, खासतौर से विरोधी पक्ष का जो आंदोलन, उसमें बड़ी संख्या में बीजेपी RSS के गुंडे लाठियां लेकर के जब लाठी चार्ज होता है तो पुलिस से ज़्यादा लाठियां वो चलाते हैं, वो लोगों को पीटते हैं, मारते हैं पुलिस के बीच में। ये जो षड्यंत्र था ये यहाँ पे भी बना हुआ था। ये सारे तैयार होके आए थे गुंडे, जो गुंडे के जिनका टारगेट था कि जैसे ही लाठी चार्ज होगा तो हम बड़ी संख्या में पुलिस को साथ मिल करके इनको किसानों को पीटेंगे। एक जानकारी और मिली थी साथ में कि इनका ये भी तय किया था कि यहाँ से जब ये ट्रैक्टर जाएंगे तो रास्ते में जो सरदार हैं या जो और किसान हैं जो ट्रैक्टर लेकर के यहाँ से जाएंगे उनको मारा जाएगा।
सरदारों की पगड़ियाँ निकाली जाएंगी। ये सरदारों को क्यों टारगेट किया था कि उन्होंने कहा था ये खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है, सरदार नहीं है, ये खालिस्तानी है। तो खालिस्तानियों को सुधारने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा आरएसएस ने बनाया था, बीजेपी ने बनाया था। ये जैसी जानकारी लगी तो वहाँ पे एकदम से स्ट्रॉन्ग लोग रूप से खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद से फिर वहाँ से जो है किस नेताओं ने कह दिया हम गिरफ्तारी नहीं देंगे। एडीएम को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, पुलिस को कहा आप यहाँ से चले जाएं, हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, और इस गुंडागिर्दी का मुकाबला करेंगे। एकदम से नारे लगने लगे, और तुरंत फिर जो है बहुत एक मीडिया था वहाँ, मीडिया ने और राकेश टिकैत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी गुंडागिर्दी किसानों के ऊपर, किसान का अन्नदाता 2 महीने से बैठा हुआ है, उसके बाद भी इस तरीके की हरकत बीजेपी के द्वारा ये सहन नहीं होगी। हम मर जाएंगे, हम गोली खा लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, मगर हम यहाँ से अब हटेंगे नहीं, हम यहाँ से हटाएंगे नहीं अगर न गिरफ्तारी देंगे। तो ये जैसे ही ये बातचीत चालू हुआ, आप देखेंगे कि पूरा माहौल बदल गया। पूरा बड़ी संख्या में जो मैसेज वायरल हुआ, ये वीडियो सब जगह पहुँचा। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात में ही लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। उनके साथियों ने जो है जैसी अपने लोगों को फ़ोन करना शुरू कर दिए कि बड़ी सी संख्या में जल्दी से आप वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पहुँचें। और लगभग 8 साढ़े 8 तक समय वहाँ था। उस समय एक खबर लगने लगी थी कि बड़ी संख्या में किसान सड़कों पे आ गए, बड़ी संख्या में किसान जो है दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। उनके जो अपने संपर्क थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राकेश टिकैत जी के उनके भाई थे, उनके जो लोग थे, उन्होंने इतने फ़ोन किए कि जल्दी से दिल्ली आओ, जल्दी से दिल्ली आओ। और उसका नतीजा ये हुआ साथियों कि रात को 12 बजे तक 1-1.5 हज़ार लोग पहुंच गए वहाँ पर। उसके बाद से पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में एकदम से उबाल आ गया। बहुत सारी सड़कें जाम कर दी किसानों ने। बड़ी संख्या में ये मैसेज आने लगे कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे आ गए हैं। ये सब जानकारी के बाद पुलिस पीछे आया। पुलिस का जो बड़ा डिप्लॉय था, जो ज़बरदस्ती हटाने का प्रोग्राम था, उसको पुलिस को कदम पीछे हटाना पड़ा। पीछे क्यों हटाना पड़ा साथियों? क्योंकि देश का किसान, देश का जनता सड़कों पर आ गया। ये देश के किसान को, जनता को समझना है। आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप यहाँ बॉर्डरों पे नहीं आ सकते, कोई बात नहीं है। आप इतना सपोर्ट तो कर सकते हैं, जहाँ पर हैं आप वहाँ से इस किसान आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ में आप स्थानीय जो वहाँ मूवमेंट्स चल रहे हैं, जो किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, जहाँ धरने चल रहे हैं, जो भी स्थानीय कॉल आता है उसमें बड़ी संख्या में लोग निकलें तो निकल करके सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे दिन साथियों यहाँ सिंघू बॉर्डर में हमला हुआ, और सिंघू बॉर्डर का जो हमला हुआ साथियों, इसमें मुश्किल से 50-60 लोग, 50-60 लौंडे, लफंगे, बीजेपी के लफंगे, ये लफंगे आकर के जो है यहाँ आकर पुलिस प्रोटेक्शन में, पुलिस खड़ी है, वो पत्थर मार रहे हैं। इसके वीडियो है, एनडीटीवी पर बहुत अच्छी खबर है। और आज तक वाले एक लड़की थी, उसने भी अच्छा खबर बनाया कि देखो, अच्छा वीडियो बनाया, और उसने डाला भी कि देखो अब पुलिस खड़ी है और वो पत्थर मार रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कह रही, हाथ बांधे खड़ी हुई है। तो उसी तरीके, जिस तरीके से गाजीपुर में हरकत की थी, वैसी हरकत यहाँ भी की। पहले दिन करी, उसके बाद से दूसरे दिन थोड़ा बहुत करने का कोशिश किया, मगर उसके बाद से फिर ये विफल हो गए, क्योंकि बड़ी संख्या में हरियाणा उठ खड़ा हुआ। टिकरी बॉर्डर पर भी इन्होंने इस तरीके की हरकत की, मगर बहुत दूर थोड़ी सी हरकत हुई। 50-60 लफंगे आकर के वहाँ कुछ करने की कोशिश किए, उसको भी, उनको भी पुलिस ने वहाँ से भगाया। और बाकी उनका संरक्षण था। मैं ये भी कह दे रहा हूँ, ये 50-60 लोगों की ऐसी ठुकाई होती, अगर किसान शांति से इस आंदोलन को बचाने के लिए लड़ रहा है, मगर ये गुंडे जो है ये 50-60 पुलिस के संरक्षण में कर रहे हैं। वैसे करते तो इनको मार ठोक के यहाँ से भगा दिया जाता, मगर सबको बार बार कहा जा रहा है कि नहीं, किसी भी हालत में हमको शांति बनाए रखना है, किसी भी हालत में वो किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करना है। उसके बाद साथियों, हरियाणा के बहुत सारे टोल हैं, जिन टोलों पर जो है पहले से मोर्चे लगे हुए थे। तो इस सरकार ने जो है, हरियाणा की जो सरकार है, खट्टर की सरकार, उन्होंने वो मोर्चों से टोलों को, टोल पे जो मोर्चे लगे थे उनको हटाना शुरू किया, ज़बरदस्ती पुलिस के ताक़त से, दमन से। कुछ मोर्चे हटाए, फिर कुछ लगे। 28 को और 29 को 2 दिन संघर्ष चला। 29 को फाइनली बहुत सारे मोर्चे वापस लगे, 30 को कुछ मोर्चे वापस लगे, और 30 की शाम तक की लगभग स्थिति ये थी कि जो भी इन्होंने मोर्चे छुड़ा लिए थे पुलिस ने हरियाणा के, वो सारे मोर्चे रिवर्स वापस किसानों ने अपने लगा लिए।
पलवल का जो मोर्चा है उसका आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वहाँ पे अभी बहुत बड़ा रैली चल रहा है और पलवल का मोर्चा जो हटाया था उस मोर्चे को दोबारा फिर से लगाने वाले हैं किसान। हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए जो जानकारी मिली है, और जाके वहाँ ट्रैक्टरों के साथ जहाँ मोर्चा लगा था उसी जगह पे दोबारा मोर्चा लगेगा, ये तैयारी किसानों ने कर ली है। तो ये साथियों पूरा सिचुएशन है। उसके बाद से आज मैं यहाँ पर 1 तारीख है, आज 1 तारीख को मैं यहाँ आया हूँ। SKM की मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद से पूरा योजना बनेगा कि क्या होने वाला है, और शाम को जो है 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आगे का पूरा प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा आगे जारी करेगा। तो ये साथियों ये लगभग गतिविधि हुई जो मैंने आपको बताने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से। आपसे मेरा विनम्र अपील है, हम सबका ये जिम्मेदारी है, आपसे मैं दोबारा फिर विनती कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसानों को सपोर्ट करें। किसानों का लड़ाई खाली किसानों का लड़ाई नहीं है, ये हमको समझना है, देश की जनता को समझना है। किसानों का लड़ाई जो है ये सारा देश का लड़ाई है, आम जनता का लड़ाई है, मजदूर का, गरीब का लड़ाई है। ये सरकार BJP RSS का जो चरित्र है इसको हमको समझना है साथी। हमेशा गुंडागिर्दी, इन्होंने कुछ भी करके हर जगह गुंडागिर्दी, बहुमत से ज़्यादा बहुमत देश की जनता ने इनको दे दिया, जिसके कारण से जहाँ देखे वहीं गुंडागिर्दी करे। इसी गुंडागिर्दी का परिणाम है कि इस तरीके का एक हरकत किसानों के साथ हुआ है। वो आज ये सरकार कॉर्पोरेट के दबाव में, अडानी अंबानी और देसी विदेशी पूंजीपतियों के दबाव में ये जो काले कानून बनाए उसको वापस लेने को तैयार नहीं है। खेती को बचाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा, तभी भारत बचेगा, ये हमको समझना है। तभी मजदूर बचेगा, तभी ये उद्योग बचेंगे, तभी हमारी जनता बचेगी। सबको तभी बचेगा जब एक किसान का आंदोलन बचेगा। इसलिए साथियों बहुत ही विनम्र अपील है आप सब लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें और इस किसान आंदोलन को सहयोग करें। साथ में मैं नीतिगत सवाल पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो तीनों काले कानून हैं, अब इस पर डिस्कशन तो बहुत हो चुका है, अब इसका डिस्कशन का ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे हैं बुरे हैं, ये बिल्कुल इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है और ये साबित हो गया है कि खुले रूप से ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के पक्ष के हैं। इनको ख़त्म करना है, किसानों की मांग है। दूसरा जो मांग इसी से जुड़ा हुआ है MSP के कानून का गारंटी। ये हमारे जो देश के किसान हैं, बाकी स्टेट में किसान हैं, जो आज पंजाब का हरियाणा का किसान खड़ा है, उसको ये बात समझ में आया है कि MSP की गारंटी और ये जो सरकारी मंडी इससे इसका फ़ायदा कैसे होता है। बहुत ही किसान ने आत्मनिर्भर हुआ है, किसान को उसका फ़ायदा मिला है, किसान की आमदनी बढ़ी है। तो आज जब वो ख़त्म होने की कगार पे, इसलिए यहाँ से किसान उठ खड़ा है। मगर हमारे बाकी जो देश के किसान उनको समझना है। हमारे सामने एक मॉडल पंजाब का है, दूसरा मॉडल बिहार का है, तीसरा मॉडल केरल का है। पंजाब के मॉडल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब का जो मॉडल है उसमें MSP पे खरीदी होती है। यहाँ के किसान की आय, एवरेज आय काफ़ी ज़्यादा है, 2 लाख से ऊपर है। और इस जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी हुई, इससे किसान को फ़ायदा हुआ, किसान की आय बढ़ी, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसके बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उसके घर में अगर 4 आदमी खेती कर रहे हैं तो उसके घर के 2 आदमी जो है कहीं नौकरी कर रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट हुआ और एक अच्छा वातावरण हुआ। जो सरकारी स्ट्रक्चर है, मंडियों का स्ट्रक्चर है, ये पंजाब के अंदर है, जो किसान इसको ख़त्म नहीं करने देना चाहता। किसान ये कह रहा ये स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं होगा, हम इसको ख़त्म नहीं करने देंगे। दूसरा साथी जो बिहार का है, 2006 में इन्हीं की सरकार ने, BJP और नीतीश कुमार की सरकार ने, इन लोगों ने वहाँ पे मंडियाँ जो पूरा एक्ट था, मंडियों का जो कानून था, उसको ख़त्म कर दिया और ये कह दिया कि सारा जो है बाज़ार पे हमने छोड़ दिया। आज वहाँ का ऐसा दुर्दशा है कि MSP पे खरीदी नहीं होती है और वहाँ का किसान मारा फिरता है। वहाँ का जो है इतना बढ़िया अन्न उगा रहा है, इतनी बढ़िया धान उगाता है बिहार का किसान, मगर उसको प्रॉपर दाम ना मिलने की वजह से वो बेचारा वहाँ से पलायन को मजबूर है। बड़ी संख्या में जो अपनी धान उगाते हैं वहाँ से बहुत सस्ते भाव में, 10 रुपये, 11 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये किलो के हिसाब से वहाँ बिकता है। और यही धान बाद में जो है 18 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये किलो बाद में बाज़ार में आता है। तो जो बिहार का मॉडल है किसानी का, वो बिल्कुल फेल है। इसलिए जो ये मॉडल सरकार लेके आई, इसका एग्जाम्पल बिहार है।
बिहार का जो मॉडल फेल है, इसलिए ये मॉडल जो बिहार का मॉडल पूरे देश पे लगाना चाहते हैं, इसको किसान रिजेक्ट कर रहा है। ये देश के किसान को भी समझना है, जो समझदार लोग हैं उनको किसान को समझाना है, क्योंकि किसान इस बात को समझता नहीं है। ये बड़ी विडंबना है, किसान इस बात को समझता नहीं है। अगर किसान इस बात को समझ जाए तो बाकी बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हो सकता है। इसलिए साथियों, जो बिहार का मॉडल है। तीसरा जो केरला के बारे में, केरला में मंडी वाला एक कानून नहीं है, वहाँ केरला में भी नहीं है, मंडी नहीं है। मगर केरला का जो खेती है, वहाँ का खेती का अलग अलग तरीके की जो खेती होती है, जैसे लौंग का खेती, ये अपने जो फूड है, फल हैं, इनका खेती, चाय का खेती, इनका सबका बोर्ड है। वहाँ पे बोर्ड है, हर क्षेत्र का बोर्ड है, और बोर्ड तय करता है कि कितने पे ये बिकेगा, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा। तो बोर्ड वहाँ पे गारंटी देते हैं कि ये फसल का मिनिमम प्राइस क्या होगा। तो इसलिए केरला में भी एक अलग तरीके का है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत ज़्यादा है। केरला के अंदर जो किसानों का जो सामान बिकता है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत ऊपर बिकता है। तो ये केरला का मॉडल है, जो अलग तरीके का एक मॉडल है। हमको ये जो बिहार का मॉडल है, ये जनता को नहीं चाहिए। ये जनता ने क्लियर कर दिया है, बिहार का मॉडल जनता को नहीं चाहिए। इसलिए वो साथ में जो ठेका खेती है, इसका अनुभव हम पहले भुगत चुके हैं। नील का खेती हुआ था, जो अंग्रेज आए थे पहले, अंग्रेज़ों ने भी ठेका खेती करवाई थी, बीच में भी ठेका खेती हुई। ठेका खेती कहीं सफल नहीं हुई है। अमेरिका में भी ठेका खेती हुई है, ये ठेका खेती अमेरिका में भी सफल नहीं हुई है। अमेरिका का जो किसान का हालत जो समझना है साथियों, इसलिए बचा हुआ है कि वहाँ पर 40-45% से लेकर के 80-85% तक वहाँ का सरकार सब्सिडी देता है किसानों को, और यहाँ का सरकार सब्सिडी हटा रहा। जो भी थोड़ा बहुत सब्सिडी थी उसको सरकार ने हटा दिया। तो ये फ़र्क है अमेरिका का, हमारा देश इतना का सरकार इतना पैसा नहीं दे सकता है। इसलिए ये जो ठेका खेती वाला कानून है, ये नहीं आ सकता है। अंत में समझना साथियों कि हमारे देश का जो खेती का स्ट्रक्चर है, इसी से देश चलता है। इसलिए हमारे देश में ये ज़रूरी है कि जो खेती है उसको देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के मुनाफे के लिए उनके हवाले ना किया जाए। ये ज़रूरी है। ये लड़ाई यही है साथियों। अंतिम निष्कर्ष के रूप में समझेंगे तो ये लड़ाई का निष्कर्ष यही है कि सरकार इस खेती को देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए छोड़ना चाहती है, और एक किसान ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, आप सरकार की तरफ से सहयोग करके खेती को मजबूत करो, मगर ये खेती देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के लूट के हवाले हम नहीं करने देंगे। ये असल लड़ाई है साथियों। ये मुद्दा है जिसको हमको समझना है। इसलिए नीतिगत आंदोलन है, नीतिगत लड़ाई है जो यहाँ पर चल रहा है, और किसान सभी बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। देश का किसान फिर से उठ खड़ा हुआ है। इस सरकार ने 26 तारीख को बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, साजिश किया, उस साजिश को तोड़ दिया किसानों ने। फिर उठ खड़ा है किसान, और फिर उसी ताकत के साथ, उसी पावर के साथ फिर सभी बॉर्डरों पे किसान आ बैठा है। मगर साथियों, देश की जनता को समझना है, कब तक किसान यहाँ बैठेगा। इस सरकार को भी समझना है, सरकार के ऊपर हमको गुस्सा करना है, और बीजेपी आरएसएस के जो गुंडे हैं, इनको भी समझाना है कि किसान जो है, किसान के लिए लड़ रहा है। ये कुछ गुंडों से देश नहीं चलता भाई। या जो बीजेपी को वोट जिन किसानों ने दिया है, बीजेपी का जिम्मेदारी है कि उनके लिए कानून लेके आए, मगर बीजेपी उससे हट गई है। ये किसान जो लड़ रहा है, उसमें बीजेपी को समर्थन करने वाले किसानों को भी एमएसपी मिलेगा भाई। बीजेपी का किसान क्यों विरोध करेगा? बीजेपी का जो किसान है वो क्यों विरोध करेगा? ये लड़ाई जो है बीजेपी के किसानों के लिए भी है, ये लड़ाई आरएसएस के किसानों के लिए भी है, जो किसान लड़ रहा है, इन बॉर्डरों पर बैठा हुआ है। इसलिए हमको इनको समझाना है कि भैया, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है खाली दूसरे किसानों के लिए नहीं है, देश के किसानों के लिए है। जिस देश के किसानों में बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए जो किसान हैं, वो भी शामिल हैं। इसलिए साथियों, इसको बीजेपी आरएसएस का षड्यंत्र हमेशा हिंसक षड्यंत्र किए हैं उन्होंने, आज भी हिंसा करके इस आंदोलन को गड़बड़ करने की कोशिश किए हैं। इसलिए साथियों, हमको इसको ध्यान रखना है, हमको इस आंदोलन को बचाना है, कैसे भी करके इस लड़ाई को जीतना है। यदि हम इस लड़ाई को नहीं जीतेंगे तो बहुत बुरे जगह हम पहुंचाएंगे। इसलिए साथियों, आपसे पुनः अंत में अपील करता हूं, ये वीडियो का आखिरी हिस्सा है, आपने यहाँ तक वीडियो सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपसे अपील है, निवेदन है कि कैसे भी करके इस जानकारी को, पूरा इंटरनेट काट दिया है यहाँ, 3 दिन से इंटरनेट कटा हुआ है ताकि किसानों का आवाज़ देश का किसान ना सुन सके। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो नेट काटा है, इस नेट को बहाली के लिए हम लोग संघर्ष करें। और ये जो खबर है, ये सच जानकारी है किसान की, जो मीडिया नहीं दिखा रहा है, हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी जानकारी को, इस रिपोर्टिंग को देश की आम जनता, आम किसान तक पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि साथियों ये आंदोलन बचे, किसान का आंदोलन बचे, देश बचेगा। किसान बचेगा तभी देश बचेगा, किसान बचेगा तभी मजदूर कर्मचारी बचेगा, किसान बचेगा तभी देश का जो है गरीब बचेगा, देश का जनता बचेगा। इसलिए साथियों किसान को और खेती को बचाना बहुत ज़रूरी है। किसान को, खेती को बचाना ज़रूरी है साथियों। तो हमको ये तीनों काले कानून ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। किसान की जो फसल है उसकी MSP पे खरीदी हो, इसकी गारंटी होना बहुत ज़रूरी है। यदि जब ये होगा तब किसान बचेगा। और ये पाने के लिए किसान आज सड़कों पर है, मैदान में खड़ा हुआ है। इसलिए हम सबका ये जिम्मेदारी है कि हम किसान के इस लड़ाई में, संघर्ष में सहयोग करें। जिस तरीके से भी सहयोग कर सकते हैं उस तरीके से सहयोग करें। थैंक यू साथी, धन्यवाद आपको, थैंक्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।